स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके पश्चात प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। आज की समवाय क्लासेस में हमारे बीच डॉक्टर जया गोयल उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू। उसके बाद हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है और वहां के जो 3 मनीषी हैं उनकी हम ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे मनीषी हैं वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों से और इसके अलावा अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास अपने समवाय फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं। समवाय फाउंडेशन के अपने जो हमारे लोग हैं, उनके हम अपने बीच में उस शिक्षा और चिकित्सा दोनों के बीच, दोनों के संबंध में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं और इस माध्यम से चाहते हैं कि हम जन जन जागरण अभियान करें। तो हमारे बीच में आज डॉक्टर जया गोयल उपस्थित हैं। वो इसमें की के संबंध में जो ट्राई7 में जो की के संबंध में बीमारियां होती हैं, यानी ऊर्जा की कमी के संबंध में बीमारियां होती हैं, उनके संबंध में विचार करेंगी, वार्ता करेंगी। मैं उनको सौंप रहा हूँ डॉक्टर जया गोयल। थैंक यू। हमने अभी तक जो की का इम्पोर्टेंस देखी थी, की हमारे शरीर में किस तरह से ट्रैवल करती है, कहाँ कहाँ किस किन किन फॉर्म में होती है, फूड की ट्रांसफॉर्म
किस तरह से कहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे की से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, डिजीजेस रिलेटेड टू की जो है वो करेंगे। जो की के रिलेटेड डिजीज होती हैं वो या तो डेफिशिएंसी होगी, या सिंकिंग ऑफ की होगी, कोलैप्स ऑफ की, स्टैग्नेशन, कंट्रोवेक्शन। ये 5 तरह की इन 5 में से ही कोई एक प्रकार होगा। तो फर्स्ट हम जो है डेफिशिएंसी ऑफ की देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ की तब होती है जब 25% ऑफ की जो होती है वो रिड्यूस कर जाती है। मतलब कि 100 की अगर 75% की रह गई है तो फिर वो डेफिशिएंसी ऑफ की है। जो मोस्टली पीपल जो सफ़र करते हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ की में जो सिम्टम्स उनके रहते हैं, ब्रेथलेसनेस रहेगी, वीक वॉइस, टायर्डनेस, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, नो एपेटाइट, भूख ना लगना, या फिर लूज स्टूल, या फिर डायरिया जिसे आप कह सकते हैं, वीकनेस इन लम्स, मतलब कि कम हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होना। तो ये सारे होते हैं सिम्टम्स, और इसमें ये कुछ बिंदु हैं जिनको सब थेरेपिस्ट को जानना चाहिए ट्रीटमेंट करने से पहले। उसमें लिवर सबसे पहली चीज है कि लिवर की कभी डेफिशिएंट नहीं होती, कभी भी लिवर की डेफिशिएंसी नहीं होती। और डेफिशिएंसी जो रेज होती है वो इस पैटर्न में होती है: लंग्स, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, पेरिकार्डियम। मतलब कि पहले लंग की डेफिशिएंट होगी, फिर स्प्लीन, फिर हार्ट, फिर किडनी, एंड देन पेरिकार्डियम। लंग्स का गवर्न तक ही, मतलब लंग्स जो होता है तो उसका ही वो डेफिशिएंसी सबसे पहले होती है। तो उसमें क्या होता है, सांस लेने में होती है, आवाज कमजोर हो जाती है, कफ बनता है, ब्रेथलेसनेस, वीक वॉइस, हमने अभी ऊपर सिम्टम पढ़े थे, कफ बनता है। फिर स्प्लीन की क्या होती है, सोर्स होती है हमारे फूड की कमी। की कमी पे क्या होगा, द्वितीय स्थान में स्प्लीन की का होता है, तो मतलब कि फूड की कम होने लगेगी स्प्लीन की डेफिशिएंसी में। तो फिर उसमें हमारे को भूख लगना कम हो जाएगा, उसके जो लक्षण आएंगे। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के लक्षण में क्या होगा, भूख लगना कम हो जाएगा, लूज स्टूल, मतलब कि फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, मतलब कि पेट में, तो अगर आप जो भी पेशेंट खाना खाएगा उसको पेट में थोड़ी सी कम परेशानी लगेगी कि कुछ, और या फिर लूज स्टूल होने लगेंगे। फिर हमने देखा कि हार्ट किडनी की क्या होता है, ओरिजिनल की का सोर्स होता है, पेरेंटल की होती है। तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, यूरिनेशन हमारी बढ़ जाएगी, बार बार फ्रिक्वेंटली हमें जाना पड़ेगा, और कंट्रोल जो होता है यूरिन का और यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स का वो कम हो जाएगा, तो वो लीक होने लगती है। और फिर लुकेरिया या फिर और यूरिन पे कंट्रोल ना होना, ये सब जो है किडनी की जो डेफिशिएंसी है उस पे आ जाते हैं, रीजन है। और फिर हम आते हैं हार्ट हमारे को सबको पता है, हार्ट हमारा ब्लड को कवर करता है। तो हमारा ब्लड की डेफिशिएंसी और हार्ट की डेफिशिएंसी पे हमारे जो सिम्टम्स आएंगे वो ब्लड से रिलेटेड होंगे, कि वो प्रॉपरली हमारा जो हार्ट अगर वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है तो फिर उसमें थोड़ा सा वीकनेस आएगी, फिर वो पेल्पिटेशन, थकान सी रहना। नेक्स्ट इज फिर पेरिकार्डियम क्या होता है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है।
और ये जो हमारा ब्रेन मेरिडियन भी पेरिकार्डियम होती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो फिर जो हमारा ब्रेन है उसमें प्रॉपरली ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहता, फिर हेडेक होता है, हॉलोनेस रहती है, लो ब्लड प्रेशर। तो अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आप सोचिए कितना डेफिशिएंसी के बाकी पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी पे आ गए हैं, तब फिर लो ब्लड प्रेशर है। फिर इसमें डायग्नोसिस कैसे करें और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका बहुत ही अच्छा चार्ट बना के दिया है हमारे किताब में कि बहुत इजीली आराम से समझने वाला चार्ट है। जैसे लंग की का हम देखते हैं तो इसमें मेन सिम्टम क्या है, ब्रेथलेसनेस, वीक वॉइस, कफ। तो उसमें क्या होगा, अदर सिम्टम्स कि जब अगर थोड़े सा आप और डिटेल में देखेंगे तो टायर्डनेस रहेगी, ब्राइट वाइट कंप्लेक्शन, एम्प्टी पल्स, डिसलाइक कोल्ड, डे टाइम दिन में पूरे टाइम स्वेटिंग होगी, बोलना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वीकनेस रहेगी तो कोई भी जना बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता है, जो को रिलेटेड वो चीजें हैं। खांसी आ रही है या थकान है तो, और बहुत ही जल्दी कफ कोल्ड कैच कर लेते, किसी को भी है एकदम इम्यूनिटी मतलब कि वीक होने लगती है। फिर जीभ, टंग पे डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जीभ देखकर कैसे करेंगे। जीभ में जो होता है, जो आगे का होता है वो लंग्स का वो जो पार्ट होता है उस वहां पे आपको क्रैक्स दिखाई देंगे, लाइंस दिखाई देंगी ऐसी, लाइंस दिखाई देंगी उसके। तो ये फिर आते हैं हम उसके कारण क्या हो सकते हैं। बहुत जरूरी है ये चीज, माता या पिता में किसी को कभी टीबी होता है तो लंग की डेफिशिएंसी हो सकती है। संतान को अगर माता पिता में वो है तो अगर जो है बहुत देर तक तो आगे झुक के काम करने का, जैसे काफी लोगों का काम होता है ऐसे झुक के काम करने की आदत होती है, टेबल पे काम कर रहे हैं ऐसे झुके हुए काम कर रहे हैं, तो पूरा सिर अंदर को घुसा के काम करने की आदत है, तो उसमें भी लंग की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर फ्लू की जो है एंटीबायोटिक की दवाइयां बहुत ज्यादा ली हो तो, ये आपके तीन तरीके हैं कि एक तो आपके माता पिता में से किसी को टीबी रहा हो, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर ऐसे झुक के काम करने की आदत हो बहुत लंबे समय तक, या फिर किसी एंटीबायोटिक दवाइयां। फिर ये पॉइंट्स को टोन करेंगे, देखिए टोन का सिर्फ साइन लगा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डेफिशिएंसी का जो ट्रीटमेंट होता है, किसी भी ऑर्गन की डेफिशिएंसी है तो उसमें सारे पॉइंट टोन करते हैं। किसी भी ऑर्गन की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी कहीं पे भी डेफिशिएंसी आ रही है, किसी भी चीज में डेफिशिएंसी आ रही है तो सीधे से टोन का लगाना है, उसमें सिडेट का नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कम है। तो अगर जब कम है तो आपको सिडेट में कम होता है और टोन में बढ़ाना है। जब कोई चीज कम है तो हम उसे बढ़ाएंगे तभी इलाज उसका संभव है। फिर हम आते हैं कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी, इसमें क्या है, एपेटाइट्स, भूख कम हो जाती है, हैवीनेस, फिर भूख कम हो जाती है, चेस्ट पे हैवीनेस फील होती है, एंड एपिगैस्ट्रियम रहता है, लूज स्टूल होते हैं, नोजिया सा रहेगा हर समय, टायर्डनेस क्योंकि कमी है, डेफिशिएंसी है तो कमजोरी आना स्वाभाविक है, तो टायर्डनेस, swallow complexion, abdominal distension after eating,
हाथ पैरों में कमजोरी। जीभ में क्या होगा? जीभ में छोटे आकार, छोटे और आड़े जो है क्रैक्स पड़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े जो है हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होंगे जीभ पर, और जो है सेंटर से थोड़ा सा स्वेलिंग होगी। जो स्प्लीन वाला जो पार्ट है जीभ पर, जब आगे टर्म डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर पार्ट को इजीली समझाया जाएगा। तो उसमें जीभ पे जो मध्यम पाक के जो साइड में जो है स्वेलिंग आती है। फिर कारण क्या है का डेफिशिएंसी का? समय पे भोजन ना करना, टाइमली अगर भोजन नहीं करे, कभी जल्दी कभी देर से, बहुत देर से खा रहे हैं, रात को 11 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, तो वो समय पे भोजन ना करना। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत उस चीज का है। ठंडा और कच्चा खाना खा लेना, जी कैसा भी खाना उठा के खा लिया, ये भी नहीं कि अगर खाना ठंडा हो गया तो उसे गर्म नहीं करना। ये सब चीजें कि कच्चा है तो वो काफी आजकल वो है कि जो डाइटिंग के लिए कच्चा खाना खाते हैं, रॉ फूड खाने के लिए। और ये जो होता है ज्यादातर जो होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका पढ़ाई में उनका इतना लीन रहते हैं कि उसमें खाने का समय वो नहीं रहते, या बिजनेसमैन जो अपने सारा कार्य वगैरह समेट के दुकान उकान करके रात को 11-12 बजे लौट रहे हैं, तो उस टाइम पे खाना खा रहे हैं, जैसा मिल गया वैसे खा लिया, उनको ज्यादातर होती है। कहीं पे जो डैम्पनेस होती है या मॉइस्चर ज्यादा होता है उन स्थानों पे ये रहती है, उन लोगों को ज्यादा होती है जो लोग ऐसे डैम्प एरिया में रहते हैं, या फिर जहाँ पे सीलन नीलन आती है किसी मकान में, वहां पे होती है। फिर नीचे ये सारे पॉइंट्स हैं, SP3, 6, ST36, CB12, UB22, 20 एंड 21। कोशिश करिएगा जिस सीक्वेंस में ये पॉइंट्स लिखे हैं इसी सीक्वेंस में लगाए, तो इफेक्ट ज्यादा जल्दी आता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। किडनी की, उसमें क्या होता है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बैक में कमजोरी महसूस होती है, लोअर बैक डिस्ट्रेस रहता है, लोअर बैक में पेन रहता है, वीक स्ट्रीम यूरिनेशन, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिन करने के बाद थोड़ी बूंद बूंद सी आना, यूरिन को कंट्रोल नहीं करना, एनोरेक्सिया, फिर रात को यूरिनेशन बहुत ज्यादा होना, प्रीमेच्योर रिजेक्शन ऑफ स्पर्मेटोरिया, यूट्रस प्रोलैप्स, क्रोनिक वेजाइनल डिस्चार्ज, लीकिंग सिम्टम फ्रॉम द लोअर ऑरिफिस। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और ये किन लोगों में ज्यादा मिलता है, रीजन क्या रहता है? महिलाओं में ज्यादा बच्चे पैदा होने का भी होता है क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और फिर इसमें नीचे पॉइंट्स दिए, इन सबको टोन करना है। मैंने पहले बताया डेफिशिएंसी है तो टोन करना है। अब हम आते हैं हार्ट की डेफिशिएंसी पे। पल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मिडलाइन क्रैक्स, मिडलाइन क्रैक्स रहते हैं, थकान रहेगी, थोड़ा बहुत जल्दी सांस फूलने लगेगी, थोड़ा सा भी काम करेंगे पसीना बहुत आएगा, और जो टंग पे होगा तो मिड लाइन जो हमारी टंग वाला मिड लाइन में क्या होगा, क्रैक रहेगा।
में कि पूरा मिड लाइन में ऐसे करके क्रैक आएगा टीथ पर, और साइड में स्वेलिंग। फिर किन लोगों को ज्यादा रहती है, जिन्हें किसी टाइम किसी का जो ब्लड लॉस ज्यादा हो गया हो, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा मतलब कि किसी का ब्लड लॉस रहता हो, या फिर उदास रहता हो कोई इंसान, तो उसके लिए होता है सैडनेस के कारण भी होता है। और ये सारे पॉइंट्स दिए हैं इसके, इन्हें भी टोन करना है। H5P6 CV6 CV17 UB15। फिर हम आए पेरिकार्डियम की, उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, हेडेक रहता है, हैवीनेस और हॉलोनेस इन हेड। फिर उसमें क्या है, कमजोरी लगना, सर में रक्त की कमी, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, थकान लगना। ठीक है, थकान सब में लग रही है, मोरलेस सब में जो है वीकनेस रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, छाती पे भारीपन। फिर किन लोगों में ज्यादा होता है, जिनका रक्त का लेवल कम होता है, जिनमें खून की कमी होती है उनमें, और जो ब्लड प्रेशर है उनका वो भी कम रहता है, उससे पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी होती है। नीचे ये पेरिकार्डियम के सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें टोन करना होगा पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी के टाइम पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, जो सिंकिंग ऑफ की, फेडिंग और सिंकिंग ऑफ द की। सिंकिंग ऑफ द की का मतलब है जब हमारी की 50% कम हो जाए, जो हमारी की है वो 50% जब रिड्यूस कर जाती है तब वो सिंकिंग ऑफ द की में आ जाता है। और काफी समय तक अगर डेफिशिएंट रहती है की, तभी वो सिंक होती है, ये नहीं कि डायरेक्ट सिंकिंग पे आ गई। पहले डेफिशिएंसी ऑफ की होती है, पहले 25% कम होगी, तभी उसके बाद 50% पे कमी होगी, इसीलिए पहले डेफिशिएंसी होगी, उसके बाद सिंकिंग ऑफ द की। सिंकिंग ऑफ द की के भी सारे पॉइंट्स टोन किए जाते हैं, जिससे कि उसे रेज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। कम हो रही है तो बढ़ाना ही है उसका। अलग अलग भागों के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं रेज करने के, उन्हें जब मौका दिया जाता है, GB20 जो होता है उसे रेज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है GB20। उस पर मौका दिया जाता है, फिर उसे मौका देके उसे रेज बहुत जल्दी किया जा सकता है। और ये जो निम्नलिखित, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, CV4 6 12 ST25 GB1 UB35, इनसे क्या होता है, इनसे भी की को रेज किया जाता है। और की सिंकिंग के क्या क्या लक्षण है, वो थकान होना, क्योंकि एनर्जी नहीं है, की हमारी क्या एनर्जी है, ऊर्जा नहीं है, तो थकान तो होगी, रहेगी। मानसिक रूप से डिप्रेशन रहना, मेंटल डिप्रेशन होता है। प्रोलैप्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, एनस, वजाइना, यूरिनरी ब्लैडर, किसी का भी प्रोलैप्स होता है, ये नहीं कि सारे के सारे होंगे, किसी एक का हो जाएगा। और ये सारे जो ये प्रोलैप्स हैं, ये स्प्लीन की सिंकिंग पे बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, प्रोलैप्स ऑफ इंटेस्टाइन। और इसमें क्या होता है, वो जो नीचे की तरफ लटक जाते हैं, जो हमारे अंग हैं वो प्रोलैप्स होते हैं तो नीचे की तरफ को लटक जाते हैं,
कि मसल्स में इतनी पावर नहीं रही कि उन्हें होल्ड कर सके, इस वजह से। पाइल्स, वेरिकोज वेन, ये जो है सिंकिंग ऑफ द की के लक्षण है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, एकदम से मैं जैसे यूरिन आएगी, कंट्रोल नहीं होना, तुरंत ही जाना है, 1 मिनट भी रुक नहीं सकते। किसी को पत कहेंगे कि हो रही है तो वो कहेगा कि नहीं नहीं मेरे को अभी जाना है। अब सिंकिंग ऑफ द की कितने 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्प्लीन की सिंकिंग और दूसरी होती है किडनी की सिंकिंग। तो फर्स्ट हम स्प्लीन की सिंकिंग देखेंगे। काफी समय तक डेफिशिएंट रहने के बाद सिंक करती है की स्प्लीन की। उसके ये सिम्टम्स हैं प्रोलैप्स ऑफ एनस, वजाइना, प्रोलैप्स ऑफ वजाइना, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, और जो वो होता है अब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है तो नीचे की तरफ वो जो है लटक जाता है। कई लोग कहते हैं कि पेट नीचे लटक गया, वो ऐसा लगेगा कि पेट के जो अंग है वो बाहर नीचे लटक रहे हैं, तो वो जो अनुभूति होती है ना, वो उसका पल्स जो होगी, वो नाड़ी हमेशा कमजोर रहेगी, वीक पल्स रहेंगी। बवासीर, वेरिकोज वेन बहुत कॉमन होता है पैर में। वेरिकोज वेन हमेशा घुटने से नीचे मिलती हैं, गुच्छा सा बन जाता है उसमें वेन का। बार बार पेशाब जाना और एकदम अर्जेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना। जो लोग दिन में अधिक ज्यादा देर खड़े रहते हैं उनमें स्प्लीन की सिंकिंग का ज्यादा वो होता है, कि किसी का ऐसा जॉब है जो पूरे टाइम खड़ा रहने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए। फिर उसका ट्रीटमेंट है ये, देखिए इसमें GV20 लास्ट ये दिया है। GV20 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंकिंग ऑफ द की के लिए, वैसे भी हमारे चाइनीज एक्यूप्रेशर के लिए GV20 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इसके ये सारे पॉइंट्स हैं, SP3, 6, ST21, इन सब को टोन करेंगे। सारे जो पॉइंट्स हैं इन सबको टोन करेंगे। अब किडनी की सिंकिंग, किडनी की यांग की अगर जब बहुत पहले से डेफिशिएंट है तभी वो किडनी की सिंकिंग में बदलती है। फिर किडनी की सिंकिंग को 2 भागों में बांटा गया है, कि उसके जो लक्षण है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो यूरिनरी सिम्टम्स है और एक है सेक्सुअल सिम्टम्स। इसमें जो आपका जब आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते, पेशाब जब कंट्रोल में नहीं रहती, निकलने लग जाती है, तो ये या जो उसमें या फिर स्पर्म्स जो है ड्रीम के साथ रिजेक्शन होता है उनका, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये किडनी की के सिंकिंग के वो हैं। ज्यादातर वो जो सिम्टम्स हैं वो लोअर वार्मर में प्रकट होते हैं। और यूरिनरी सिम्टम्स हैं बार बार पेशाब होना, बार बार फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, एक्सेसिव यूरिन होना, बहुत ज्यादा यूरिन, ऐसे ही नहीं कि बार बार जाना ही है कि थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा होती है।
और जो वो होती है यूरिन की, जो एक फोर्सफुली नहीं होती, धीमे 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 धार आती है और कंट्रोल नहीं रहता, उसको रोकने में इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन होती है। यूरिन करने के बाद थोड़ी 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 टपकती रहती है। सोने में, सोते समय भी पेशाब निकलने का चांस रहता है, और रात को बार बार यूरिन आती है, यूरिनेशन होता है उस चीज। ये जो है यूरि यूरिनरी सिम्टम्स है। फिर नाउ सेक्सुअल सिम्टम्स। सेक्सुअल सिम्टम्स अगेन दो में डिवाइड होंगे, मेल एंड फीमेल। मेल के अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे। नॉकटर्नल नेक्टर्नल एमिशन विदाउट ड्रीम होता है। प्रीमेच्योर इजेक्शन, स्पर्मेटोरिया, ये सारे मेल सिम्टम है। और फीमेल में यूट्रस प्रोलैप्स, बच्चेदानी का जो होता है वो बाहर प्रोलैप्स हो जाती है। फिर वजाइनल डिस्चार्ज, ल्यूकेरिया। अगर जो स्वप्न दोष के मर के ड्रीम की वजह से राइट, इसमें क्या होता है, रात को गिरने का काफी ज्यादा कॉमन है कि एकदम नाइट फॉल बहुत ज्यादा कॉमन होती है। अगर स्वप्न दोष है तो इससे पता चलता है किडनी इन की डेफिशिएंसी है, होकर एम्प्टी फायर बढ़ बढ़ गई है। इस कारण क्या इस कारण क्या होता है कि सपने में ही, सपने के कारण वो इजेक्शन से होने लगते हैं। ऐसे में किडनी जिन का की डेफिशिएंसी का उपचार किया जाता है। और अगर बिना सपने के ही इजेक्शन हो रहे हैं तो फिर जो है किडनी की सिंक कर गई है, तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर ड्रीम के साथ है तो वो उसका डेफिशिएंसी का है, किडनी यीन डेफिशिएंसी है ना, फिर किडनी की सिंक कर गई है। क्योंकि रात में यिन जो है किडनी को कंट्रोल करती है, किडनी यिन की रहती है, और दिन में किडनी यांग की रहती है। और जब रात्रि में जो यांग की सिंक करने लगती है तो बार बार यूरिनेशन होता है किडनी की जो और जब लेडीज में सबसे ज्यादा कॉमन चीज रहती है कि जब बच्चे, उनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, किसी के अगर 6-7 ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो उनकी जो है किडनी की जो है सिंक कर जाती है। फिर वाटर रिटेंशन, ये ट्रीटमेंट है इसका। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं इन सबको हमें टोन करना है। वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डेफिशिएंसी, जब लंबी बहुत ज्यादा शरीर में नमी में रुकावट होती है, कि नमी रुक जाती है, तो उसे कहते हैं वाटर रिटेंशन। जब बॉडी में जब हमारी वो बहुत लंबे समय तक रुकी रहती है
और या फिर बहुत ज्यादा ठंडा खाना, कच्चा खाना का सेवन होता है तो हार्ट यांग डेफिशिएंसी रहता है और रहने, ये सब जो वाटर रिटेंशन के कारण है। नमी रहना बहुत देर तक, बहुत लंबे समय से शरीर में नमी का रुकना, ठंडी तासीर का कच्चा खाना खाना, या फिर अथवा हार्ट यांग डेफिशिएंसी के लगातार रहने लग जाए, अथवा लंग की डेफिशिएंसी, एक्सटर्नल कोल्ड। अक्सर इन सब का जो वो होता है वो किडनी यांग डेफिशिएंसी के साथ और साथ साथ किडनी यांग डेफिशिएंसी हो। और जो यूरिन है वो भी, जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाए, उसमें वो रुक जाए, वो रिटेंशन हो जाए, उसमें यूरिन रिटेंशन हो जाए, शरीर में सूजन आ जाती है। ये सब जो सिम्टम्स हैं ये है किडनी यांग डेफिशिएंसी ड्यू टू वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डेफिशिएंसी। इंटरनल ऑर्गन वो रहते हैं, इसमें किडनी, हार्ट और लंग्स, ये 3 ऑर्गन इफेक्टिव होते हैं। जब किडनी इफेक्टिव होती है तो फिर होता है कि जो है पैर में और एड़ी में सूजन आती है, सिर्फ किडनी जब प्रभावित होती है, इफेक्ट करती है किडनी पे। पैर में और पीठ में ठंड लगती है, पेट में तनाव सा रहता है, कमर के नीचे दर्द होना और पेशाब की मात्रा कम हो जाना। रिटेंशन है तो वो और कम हो जाती है। फिर जब इसमें हृदय के लक्षण भी क्या रहते हैं, पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, कोल्ड हैंड, हाथ ठंडे रहते हैं उसमें, इडिमा इन हार्ट में पानी आ जाता है। फिर फेफड़े पर हमारे जो लंग्स के क्या क्या लक्षण है, पीला पतला बलगम जो निकलता है, बिल्कुल पतला थिन स्पुटम रहता है, खांसी, अस्थमा, काम करने के बाद सांस फूलना, प्यूरेसियल टीबी, मेरे फेफड़े में पानी भर जाना, टीबी, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और देखिए पहले अगर सिर्फ ये जो ट्रीटमेंट है इसमें जब अगर अकेला किडनी इन्वॉल्व है तो उसके सिम्टम ये, उसका ट्रीटमेंट इन पॉइंट्स पे देंगे। और फिर हार्ट के पॉइंट्स, अगर किडनी हार्ट भी इन्वॉल्व है तो इसमें ये हार्ट के पॉइंट्स और ऐड कर देंगे, लंग्स इन्वॉल्व होने पे लंग्स के पॉइंट और ऐड कर देंगे। तो ये अगर हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व है, तो ये किडनी वाला तो ट्रीटमेंट, अगर ओनली किडनी है तब वो सिर्फ ऊपर वाले देंगे। तो ये इस तरह से ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनका इनसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है इन पे। एम्प्टी हीट राइजिंग इन किडनी इन डेफिशिएंसी, किडनी इनके डेफिशिएंसी पे एम्प्टी हीट की राइजिंग जो होती है, अगर जो है लगातार बहुत ज्यादा चिंता करने पे रिजल्ट, लगातार बहुत ज्यादा चिंता करने के कारण से जब किडनी इनडेफिशिएंट होती है तो वो जो है एम्प्टी हीट रेज कर दे,
की वजह से होती है, उसके क्या लक्षण क्या रहते हैं? ब्लड इन यूरिन, यूरिन में पेशाब आना, नाइट स्वेटिंग, रात को पसीना आना, आफ्टरनून दोपहर में बुखार आएगा, पूरे दिन नहीं रहेगा, सुबह नहीं रहेगा, शाम नहीं रहेगा, सिर्फ दोपहर में बुखार आता है। रात को कई बार उठना, सुबह को जल्दी उठना, लो ग्रेड फीवर रहेगा, बेचैनी रहेगी, गला सूखेगा, रात को गला सूखता है, और रेडनेस इन चिक बोन, शरीर में जो होता है फ्लूइड की कमी हो जाती है, स्टूल ड्राई हो जाते हैं, स्वप्न दोष रहता है, नैक्टर्नल की रात के एमिशंस होंगे ड्रीम्स के साथ, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर रहेगी। ये ट्रीटमेंट है इसका, ये सारे पॉइंट्स हैं ट्रीटमेंट के। अब कोलैप्स ऑफ की में क्या होता है? हम कोलैप्स ऑफ की पे आते हैं। कोलैप्स ऑफ की में 50% से कम हो जाती है की, ज्यादा कम हो जाएगी। इससे पहले डेफिशिएंट हुई, फिर सिंक करी, फिर कोलैप्स हो, ये नहीं डायरेक्ट कोलैप्स होगी, डेफिशिएंट, सिंक, देन कोलैप्स। ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें रोगी बेहोश हो जाता है। जब एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी तो बेहोश हो जाएगा। सबसे पहले पसीना रोकना होता है पेशेंट का। और अगर पसीना नहीं रुकता है तो रक्त की कमी हो जाती है, और डेफिशिएंसी ऑफ की हो जाती है, की कमी होती चली जाती है। कोलैप्स ऑफ की 2 प्रकार की होती है, हार्ट यांग कोलैप्स और लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स। हार्ट यांग कोलैप्स में हार्ट यांग की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो हार्ट यांग कोलैप्स हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, होठ जो होते हैं हमारे, वो पेशेंट के नीले पड़ जाते हैं, पसीना बहुत आता है, कई बार पेशेंट कोमा में भी जाने के चला जाता है। हाथ पैर जो ठंडे हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, सांसें जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं, और कमजोर हो जाती है, और छिछली हो जाती है, मतलब कि बहुत वीक, बहुत ही लाइट हो जाती हैं। और इसके जो किडनी यांग की ये जो है किडनी यांग की जो बहुत ज्यादा कमी के कारण हो जाता है हार्ट यांग कोलैप्स। तो इसके ये सारे ट्रीटमेंट है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स पे आते हैं। डॉक्टर जयश्री, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स के बाद बंद कर दीजिएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टैग्नेशन बाद में फिर जी।
मैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इनकी की सिंक हो जाती है, तब जो है ने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स होता है। फिर इसमें गुर्दा जो होता है वो बाहर निकल आता है और बवासीर हो जाती है और डायरिया पे पेशेंट का बहुत पुराना हो जाता है और शौच जाने के बाद मतलब कि स्टूल पास करने के बाद बहुत थकान और कमजोरी लगती है, हाथ पे पैर जो ठंडे हो जाते हैं, भूख क्योंकि आप सबकी की सिंक कर चुकी है इसलिए भूख बिल्कुल ही बंद हो जाती है, भूख लगती ही नहीं। रोगी का गर्म पिए और फिर रोगी को हर समय कुछ गर्म पीने का इच्छा करेगी। इसमें रोगी के पेट की मालिश कराना फिर रोगी जो है अपने पेट की मालिश कराना चाहता है। ये बिल्कुल ही अलग सिम्टम है। आप देखिए सारी की कोलैप्स हो गई हैं तब ये होता है, तो कितनी रोगी को कितनी तकलीफ में रहेगा ये चीज इससे अंदाजा लगाई जा सकती है। लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स में बड़ी आंत का जो होती है अत्यंत घट जाती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा घट जाती है। इस कारण शौच के बाद में कि स्टूल पास करने के बाद उसको बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है। उसका ट्रीटमेंट ये नीचे दिया है, ट्रीटमेंट SP3, ST25, 36, CV6, GB22, UB20, 21, ये सारे जो हैं ये पॉइंट्स इसके इन पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये सारे पॉइंट्स टोन करे जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स टोन करे जाएंगे तब फिर ट्रीटमेंट देके लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स का होता है। अभी हम यहाँ तक दे लेते हैं, फिर स्टैग्नेशन ऑफ की जो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जी। वेलकम। हमारे बीच में ललिता जी आ गई हैं और उनको आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और उन्हें माइक सौंप दे रहा हूं। आप अपना शुरू करें। नमस्ते। नमस्ते। कल हम लोगों ने उस दिन देखे थे रिस्पिरेटरी सिस्टम, इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है, श्वास कैसे लेते छोड़ते हैं, लंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और उनके पार्ट्स के बारे में देखे थे, ब्रीथ साउंड के बारे में देखे थे। आज देखेंगे वेंटिलेटरी बाउंड्रीज ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स की सीमाएं कितनी होती है। ठीक है, पहला है टाइडल फोर्स, थोड़ा सा नीचे की। पहला है टाइडल फोर्स, टाइडल वॉल्यूम। हम शांत अवस्था में जो सांस लेते हैं या निकालते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और ये सामान्यतः 500 ml होती है। ये है टाइडल वॉल्यूम जो समान अवस्था में श्वास लेते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा है वाइटल कैपेसिटी। यह लंग्स टिश्यू एवं थोरेसिक केज की सामूहिक एफिशिएंसी को बताती है। यह लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है हवा एकोमोडेट करने की, मतलब अपने अंदर हवा को समायोजित करने की ये लंग्स की सबसे अधिक कैपेसिटी है। सामान्य पुरुष में 4 से 6 लीटर होती है। फेफड़ों के विभिन्न रोगों में इन दोनों को मापने से फेफड़ों की घटी क्षमता ज्ञात हो जाती है। एथलीट्स और स्विमर में टाइडल वॉल्यूम एवं वाइटल कैपेसिटी सामान्य से अधिक होती है, दोनों ही सामान्य से अधिक होती है। ठीक है, गर्भावस्था में सामान्य से कम होती है।
क्या होता है ब्रोंकाइल अस्थमा, इसके बारे में देखते हैं। द ब्रोंकाइल मसल्स डेवलप टेंडेंसी टू गो अंडर स्पाज्म। मतलब जो ब्रोंकाइल अस्थमा में क्या होता है, जो ब्रोंकाइल होता है हमारा, ब्रोंक्यूल होता है, जो ब्रोंक्यूल होता है उसके जो मसल्स है, उसके मसल्स का टेंडेंसी कम हो जाता है और वो सिकुड़ने लग जाते हैं, स्पाज्म, मोच आने लग जाता है, ठीक है, और उसमें सूजन भी आ जाती है, तो उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल अस्थमा। ये ब्रोंक्यूल में होता है ऐसा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जिनको ब्रोंक्यूल अस्थमा है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कम सांस ले पाते हैं और उनको परेशानी होती है। फिर है इम्फाइसीमिया। ये क्या होता है, परमानेंट ओवर इन्फ्लेमेशन ऑन द एल्वोलाई सक्स। जो एल्वोलाई के जो सेक होते हैं, डक्ट होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इम्फाइसीमिया ये क्या होता है, परमानेंट, इसमें क्या होता है, परमानेंट रूप से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसे इम्फाइसीमिया कहते हैं। फिर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इट इज कॉमन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन व्हेन फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन इज इनफिल्ट्रेट बाय एयर। क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, जो फेरिंग्स का कार्य क्या है, नीचे एकदम श्वास नली से फेरिंग्स तक का कार्य, जहां से श्वास लेते हैं, और ट्रैकिया तक का कार्य हम लोग पढ़े थे कि श्वास वायु को जो, मतलब वायु को शरीर के लायक बनाता है, ठीक है। अगर अगर किसी कारणवश उसमें बैक्टीरिया या वायरस आ गया वो, तो ये हो जाता है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है, और इसके वजह से धीरे धीरे नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में राइनाइटिस और पैरानेजल साइनेसिस हो जाता है, यानी साइनाइटिस हो जाता है। श्वसन क्रिया का रेगुलेशन। श्वसन क्रिया का रेगुलेशन कौन करता है, रिस्पायरेटरी एक्ट। यूं तो इनवॉलेंट्री होता रहता है, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अपने आप होता है, हम अपने इच्छा अनुसार श्वास ले छोड़ नहीं सकते हैं, ये इनवॉलेंट्री होता है, ये अपने आप होता है। जैसे हृदय धड़कता है अपने आप, वैसे ही श्वास लेने की और छोड़ने की क्रिया ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी अनैच्छिक होता है। परंतु आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे होल्ड करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो टाइम है, समय है, उसको बढ़ा सकते हैं लंबी गहरी सांस लेकर, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि रिस्पिरेटरी वाइटल सेंटर जो मेडुला में लोकेटेड है, उसे सेरिब्रल कंट्रोल कर सकता है। मतलब हमारे शरीर, पूरे शरीर को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और ये नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा हमारे पूरे शरीर में है, जिसका सेंटर, हम पूरे शरीर का सेंटर हमारा ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो जो हमारा श्वसन का सेंटर है, जो हमारे श्वसन को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसका सेंटर हमारे मेडुला में है। आप लोग पढ़े होंगे पीछे ब्रेन स्टेम होता है, जिसमें से पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन होता है, ठीक है। उसमें से जो मेडुला है वो हमारा श्वसन केंद्र है। वो श्वसन केंद्र को कंट्रोल करने से हम अपनी सांस की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेंटर बताया है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में लोकेटेड है, ठीक है। पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन ये पीछे हमारे सिर का एक पार्ट है, ठीक है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। पोन्स में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है, एपन्यूस्टिक सेंटर है, इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेक्टर ये मेडुला में है। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया जो करते हैं, उसका जो कंट्रोल करता है वो हमारा मेडुला में लोकेटेड है, वो सेंटर मेडुला में है। मुख्यतः इंस्पायरेटरी सेंटर रिस्पायरेटरी एक्ट के लिए पेस मेकर जैसा कार्य करता है। जो हमारा जो सेंटर है इंस्पायरेटरी और रिस्पायरेटरी सेंटर जहाँ पे है, वो हमारा पेस मेकर जैसा कार्य करता है। मतलब वहां से करंट उत्पन्न होता है और वो लंग्स को सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए मोटिवेट करता है, या फिर वो उसको बल देता है, पेज मेकर जैसा कार्य करता है। इंस्पायरेटरी फेज एक्टिव फेज है, और इस फेज को इवोक करने हेतु इंस्पायरेटरी सेंटर से इंपल्स चलकर इंस्पायरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और लंग्स फैलकर एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर घुसने देती है, ठीक है। लंग्स की सेलुलर लाइनिंग में
रिसेप्टर्स होते हैं जो एल्वेलाई को फूलने हेतु इंफॉर्मेशन एपन्यूस्टिक सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर को वेगस के माध्यम से भेज देते हैं। सबसे पहले उधर से मैसेज आती है तो वो लंग सिकुड़ता है, फिर जैसे लंग सिकुड़ता है फिर वो एक्सपायरेटरी सेंटर में मैसेज आती है, फिर वो फैल जाता है। ठीक है, तो ये एक दोनों का अपना जो सेंटर है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर, जब मैसेज आती है तो वो सिकुड़ता है और जब वो वापस मैसेज लेकर जाती है तो वो फैलता है। ठीक है, और ये हमारा वेगस नर्व के माध्यम से होता है। एपन्यूस्टिक सेंटर इंस्पायरेटरी सेंटर को उस कार्य बंद करने का आदेश तथा एक्सपायरेटरी सेंटर को एक्सपायरेशन प्रारंभ करने का निर्देश देता है। मतलब जब वो श्वास लेते हैं तो वो फैल जाती है, जब छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाती है। तो इसका मैसेज जब एक्सपायरेटरी सेंटर को मिलता है तो इंस्पायरेटरी बंद हो जाती है, और जब इंस्पायरेटरी सेंटर को ये मैसेज आती है जब श्वास लेते हैं तो एक्सपायरेटरी सेंटर बंद हो जाती है। ठीक है, इंस्पायरेटरी फेज की नेक्स्ट इंपल्स अब एक्सपायरेटरी फेज को रोक देती है। मतलब जब पहला मैसेज आती है तो वो अपना काम करता है, तब तक दूसरा रुका रहता है। फिर जब दूसरा जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है कि अब सिकुड़ना है, तो वो सिकुड़ता है और फैलना बंद हो जाता है, रुका रहता है। ठीक है, इस तरह करके हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लंग्स को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, देखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है। लंग्स में ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? आप वॉलेंट्री इंस्पायरेशन को किसी भी एक फेज के अंत में रोक ले। ठीक है, a time will come when you will be forced in inspire in or expire out, that known as breaking point। मतलब कि जब हम श्वास लेते हैं, पूरे तेज गति से श्वास लेते हैं फोर्सफुली, और जब श्वास को थोड़ी देर होल्ड करने के बाद जब हम छोड़ देते हैं, जब छोड़ते हैं उसी को कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। कौन किस, मतलब सबका ये अलग अलग होता है। कोई ज्यादा देर रख के छोड़ता है, कोई कम देर रख कर छोड़ता है। तो जो जितना देर रखने के बाद छोड़ता है वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। श्वसन चक्र को नियमित करने में CO2 का महत्वपूर्ण रोल है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एक दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। मुख्य हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में, O2 के बारे में और CO2 के बारे में। O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो इसमें बताया है कि CO2 का महत्वपूर्ण रोल है। CO2 इज हाईली पोटेंट टू स्टिमुलेट मेडुलरी सेंटर। इसमें ज्यादा रोल CO2 का इसलिए होता है क्योंकि जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा मेडुला में क्या होता है, सेंटर है, श्वसन सेंटर, मतलब श्वसन केंद्र, जो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये CO2 है, ये ज्यादा मतलब ये मदद करता है उसको, मेडुला सेंटर को ये मदद करता है। ठीक है, श्वसन वायु में CO2 की मात्रा 0.04 ml और 100 ml वायु होती है। इसकी मात्रा बढ़ने पर निम्न लक्षण आते हैं। जब CO2 है, CO2 शरीर में सामान्य मात्रा इतना होना चाहिए 0.0 ml। ठीक है, और अगर इसी की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो वो टॉक्सिसिटी बन जाती है, मतलब जहरीला साबित होती है। शरीर में जितना होना चाहिए CO2 उतना ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो क्या दिक्कत आती है, देखते हैं। हवा में CO2 की मात्रा 1.5% करने पर व्यक्ति की श्वसन गति बढ़ जाती है, परंतु व्यक्ति को एहसास नहीं होता है। जब होना कितना चाहिए, समान है 0.04, लेकिन अगर 1 पॉइंट हो गया तो अंदर ही अंदर श्वास गति तो बढ़ जाती है लेकिन महसूस नहीं होती है। फिर अगर उससे और ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए, 1 पॉइंट से 4 पॉइंट कर दिया जाए, तो व्यक्ति की श्वसन गति डिप्थ हो जाती है, मतलब गहरी हो जाती है, और व्यक्ति को इन बदलाव का एहसास होने लगता है। मतलब ये महसूस होने लगता है कि हमारी सांस तेज चल रही है, गहरी चल रही है। ठीक है, अगर CO2 की मात्रा 10% बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति को श्वसन में दर्द महसूस होने लगता है। जब हम श्वास लेते हैं तो दिक्कत होने लगेगी, श्वास लेने छोड़ने में दर्द होने लगेगा। 15% बढ़ा देने से स्केलेटल मसल्स रिजिड हो जाती है, मतलब
रिजिड मतलब कठोर हो जाती है, जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, होकर कपकपाने लगती है, जैसे टिटनेस लाइक कंडीशन। मतलब टिटनेस में क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी अकड़ जाता है। उसी तरह अगर CO2 की मात्रा 10% बढ़ा दिया जाए तो हमारे स्केलेटल मसल्स भी अकड़ जाती है। ठीक है, 15% बढ़ा देने से। 10% में हम लोग देखें कि दर्द होने लगता है, जिसे डिस्पेनिया कहते हैं। अगर CO2 की मात्रा अधिक अधिक होने से दर्द हो रहा हो तो उसे डिस्पेनिया कहते हैं। श्वसन में दर्द हो रहा है तो उसे डिस्पेनिया कहते हैं। 15% में टिटनेस जैसा शरीर हो जाता है, मतलब बॉडी अकड़ जाता है, स्केलेटल मसल्स भी अकड़ जाते हैं। 20 से 20% होने पर, मतलब 10 या 15 मिनट श्वास लेते रहने पर कोशीय सड़न यानी सेलुलर नेक्रोसिस होने लगता है। मतलब हमारी जो सेल है वो सड़ने लगती है। ठीक है, व्यक्ति उगने लगता है, त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन नीली पड़ने लगती है। अगले 5 मिनट में उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये CO2 जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए हमारे शरीर में, समान मात्रा। अगर ये बढ़ती है तो ये सब परेशानी होती है। उसी तरह O2 भी हमारा शरीर में अगर जितना होना चाहिए सामान्य मात्रा में उतना ही अगर होगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगर O2 भी बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी अगर शरीर में बढ़ जाती है तो दिक्कत आती है। क्या क्या दिक्कत आती है देखते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में O2 सामान्यतः 19 से 20% होना चाहिए। ठीक है, हवा में 30% O2 मात्रा होने पर व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। नॉर्मल सामान्य कितना होना चाहिए, 19 से 20% होना चाहिए। अगर वो 30% हो रहा है तो ठीक है, मतलब मतलब सामान्य से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इतना ठीक है कि ये शरीर, इसमें क्या होता है, एनर्जेटिक महसूस होने लगता है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर यही अगर 60% होने लग जाए तो 3-4 घंटे बाद व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अगले 12 घंटे बाद नेजल कंजेशन बर्निंग महसूस होने लगती है। नाक में कुछ कंजेशन जैसा, मतलब कुछ हो रहा है या फिर जलन ऐसा महसूस होने लगती है। ठीक है, ही इज अनेबल टू इन्फॉर्म व्हाट व्हाट इज रॉन्ग इन हिमसेल्फ। वो उसको समझ नहीं आता है कि क्या गलत, क्या गड़बड़ हो रहा है शरीर में। ठीक है, क्या गलत है, अब उनको समझ नहीं आता है, बस उनको परेशानी होती है और बेचैनी होती है। अगले 24 घंटे में व्यक्ति की निमोनिया के लक्षण अपीयर होंगे, सेरिब्रल इस्केमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अधिकता होने से। श्वसन गैस, रिस्पिरेटरी गैसेस। समुद्री सतह पर वायुमंडलीय दाब 760 mm होता है और वायुमंडल के गैसों की मात्रा एवं दाब निम्न है। जो नॉर्मल होना चाहिए हमारे वायुमंडल में गैस, वो बताया है। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, और वाटर वेपर, ये सब बताया है जो हम श्वासों के द्वारा अंदर लेते हैं, ये गैसेस है। श्वसन में नाइट्रोजन गैस का आदान प्रदान नहीं होता है। जो हम श्वास लेते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन वातावरण में वो नाइट्रोजन तो होता है, लेकिन नाइट्रोजन हमारे श्वास के साथ अंदर नहीं जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन भी नहीं होता है। ये इसलिए नहीं हम, मतलब ऐसा शरीर को इस तरह के बनाया गया है कि नाइट्रोजन गैस हमारे ऑक्सीजन के माध्यम से अंदर नहीं जाता है, और वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हम लोग पढ़े थे जो CO2 और O2 का आदान प्रदान है वो डिफ्यूजन विधि से होता है, और डिफ्यूजन विधि में नाइट्रोजन गैस का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, रक्त में रिस्पिरेटरी गैस O2 और CO2 की स्थिति। ब्लड में हमारा कितना होता है, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन है वो रक्त में कितना होता है, रक्त में भी कहाँ कहाँ, रक्त का कहाँ कहाँ होती है, आर्टरीज में और वेन्स में। ठीक है, तो आर्टरीज में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, सीरा में कम होती है, क्योंकि जो हमारा आर्टरीज है यानी धमनी, धमनी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और सीरा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अंतकोशीय तरल में 15% है। ठीक है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धमनी में कम है और सीरा में ज्यादा है। ठीक है,
विसरण विधि से गैसों का आदान प्रदान। विसरण विधि यानी डिफ्यूजन विधि में मतलब जब हम ये आप लोग पढ़े होंगे पहले सेल वाले चैप्टर में कि ये क्या होता है डिफ्यूजन विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक विधि है कि जैसे चाय से हम कुछ छन्नी से कुछ छानते हैं तो वो छनन विधि हो गया, ठीक है। मतलब जब हम एक जगह से दूसरे जगह में किसी चीज को भेजते हैं और किसी के माध्यम से जाता है तो वो किसी अपना एक नियम के अनुसार जाता है, ठीक है। तो उसमें से एक है डिफ्यूजन विधि जो CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो कैसे आता है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन जैसे ही लेते हैं, हम लोग पढ़े थे रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है, जो लंग्स है, लंग्स का जो एल्वेलाई है उसका जो बाहरी का लेयर है वो और ब्लड कैपिलरी का अंदर की लेयर मिला के एक रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाता है। और वहीं पे O2 क्या होता है, ब्लड में आ जाता है और CO2 ब्लड से एल्वेलाई में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही श्वास लिए रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन द्वारा, ठीक है, वो वेन्स में आ जाता है, CO2 वेन्स में ठीक है। उसमें फिर ऐसा है मैडम, देखिए सिंपल ये है कि ये ध्यान रखिए कि जहां जिसका दाब अधिक है वो दूसरे पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जैसे पहले शुरू में आते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है बाहर, इंस्पिरेशन माने बाहर अधिक है और अंदर कम है, तो ये क्या करता है उसमें बाहर अधिक है तो ये धक्का देता है तो अंदर पहुंच जाता है। और अंदर क्योंकि और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है तो वो देखिए वो ऑक्सीजन जो है अंदर प्रवेश कर जाती है, 20 है वहां 14 है, तो इसलिए अंदर प्रवेश कर जाएगी। और फिर जब लास्ट में आएगा तो वो बाहर अंदर अधिक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड 52 हो जाएगी, बाहर कम है तो बाहर निकल जाएगी। बस ये है, इतना समझ जाइए, बहुत अधिक समझने की जरूरत नहीं। बाहर क्योंकि प्रेशर अधिक होता है ऑक्सीजन का शुरुआत में, इसलिए वो अंदर चली जाती है। और जब वेन्स में, जहां पर वेन्स में से जहां से आई हुई है वहां पर ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो वो बाहर निकल जाती है। बस ये उसका प्रोसेस है। तो प्रेशर का ये है डिफरेंस, प्रेशर का जहां होगा जो एक सीमा है उसके बाहर जो अधिक जहां अधिक होगा वो दूसरे का प्रवेश कर जाएगा, और वहां अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अधिक है तो बाहर निकल जाएगी। बस ये प्रोसेस है उसका, सिंपल तरीका ये है, अधिक जानने की जरूरत नहीं है। सही बात। तो जिसका प्रेशर ज्यादा है वो पहले जाती है, फिर इधर प्रेशर बढ़ता है तो O2 बाहर आ जाती है। The transport of gases depend on two qualities. ये जो बात बता रहे हैं कि वो उन्होंने एक कहा था ना कि नाइट्रोजन क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा था नाइट्रोजन जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। और यहाँ कह रहे हैं कि इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर इट शुड बी वाटर सॉल्युबल, इसलिए वहां ये और सब हो जाती है, वो नहीं हो पाती। चलिए ये कंडीशन ये है कि इसमें लिखा है इट शुड बी वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए। नाइट्रोजन क्या होता था, वो वाटर में घुलनशील नहीं था, इसलिए नाइट्रोजन हमारे रिस्पिरेटरी गैसेस में नहीं आता है, ठीक है। देयर मस्ट बी सम कैरियर फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, और ये ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ऑक्सीजन जल में घुलनशील है और इसका वहन मुख्यतः इरिथ्रोसाइट में मौजूद हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, यानी RBC करता है। जबकि CO2 जल में घुलनशील तो है परंतु ये एसिड है, परंतु इसका ट्रांसपोर्ट मुख्य बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में तथा आंशिक मात्रा में कार्बोमैनो कंपाउंड एवं हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। इनके अलावा एक अन्य गैस अमोनिया है जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप रक्त में घुलनशील होकर लीवर में पहुंचती है, जहां यह यूरिया में कन्वर्ट कर शरीर से बाहर मूत्र के माध्यम से निकाल दी जाती है। हाइपोक्सिया के बारे में देखते हैं। हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया मतलब ये होता है ऑक्सीजन की कमी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। हम लोग पहले देखे थे कि ऑक्सीजन बढ़ने से क्या क्या दिक्कत होती है, ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से क्या दिक्कत होती है। हाइपोक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी।
पहला है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, जब वायुमंडल हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम हो। ठीक है, हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब वायुमंडल में कम हो तो कम आ जाएगा हमारे शरीर में, तो वायुमंडल में ही कम हो तो वो कम आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोक्सी हाइपोक्सिया हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, और वो कब कब होता है, जब श्वास नली में बटन चला जाए या कागज का टुकड़ा चला जाए। ठीक है, या कपड़ा चला जाए श्वास नली में, तो अंदर श्वास कम जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, या फिर रिस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस हो, या जो हमारा रिस्पिरेटरी मसल्स है वो किसी कारण से पैरालिसिस हो, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। उससे कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। फिर है एनीमिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, इरिथ्रोसाइट की संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यंत कम हो जाने पर ये होता है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक मतलब होता है, एनीमिया से लिया गया है। एनीमिया में हम लोग पढ़े थे, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। अगर आरबीसी ही कम हो तो उसमें हीमोग्लोबिन कम रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो उसे कहते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, और ये कब होता है, कुपोषण में या हिमोरेज में या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण ऐसा होता है कि आरबीसी कम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन भी कम होगा और ऑक्सीजन भी कम पहुंच पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। फिर है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। जब रक्त प्रवाह अत्यंत धीमा हो, ठीक है, या रुका हुआ हो, हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट ब्लड पल्मोनरी वेसल्स। ठीक है, या फिर पल्मोनरी वेसल्स में क्लॉट हो। स्टेगनेंट मतलब होता है रुकावट, तो या क्लॉट के कारण या फिर किसी थ्रम्बस के कारण। ठीक है, या फिर रक्त का प्रवाह, मतलब ये स्टेगनेंट मतलब होता है रुकावट। रुकावट मतलब रक्त की प्रवाह में किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, जिसके कारण ब्लड आगे जा नहीं पाता है सेल तक। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये किन मतलब ऐसा कब होता है, जब किसी कारण से क्लॉट, ब्लड कैपिलरी में क्लॉट बनने लगा हो, थ्रम्बस बनने लगा हो, तब रक्त की प्रवाह कम हो जाती है। ठीक है, तो इसे स्टेगनेंट हाइपोक्सिया कहते हैं। रक्त की प्रवाह कम हो गई तो वो धीरे धीरे जाएगा, ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। फिर है चौथा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। शरीर की कोशिकाएं किसी पॉइजन के कारण ब्लड O2 उपयोग नहीं कर पा रहा है, मतलब O2 तो जा रहा है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड भी जा रहा है। ठीक है, उतना मात्रा में आरबीसी भी है, हीमोग्लोबिन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन सेल क्या है, कोशिका जो है किसी कारण से वो O2 का उपयोग कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उस कंडीशन को हिस्टोटॉक्सिक एनीमिया हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, और ऐसा साइनाइड पॉइजन के कारण ऐसा होता है कि सेल O2 उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, सी लेवल से प्रत्येक 500 फीट हाइट में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, और प्रत्येक 1000 फीट हाइट पर 26 mm एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। हाइपोक्सिया के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने से शरीर में किन किन भागों में प्रभाव पड़ता है और क्या क्या पड़ता है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हाइपोक्सिया इज रैपिड एंड सीवियर सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, अगर हाइपोक्सिया अधिक हो, तेज से हो, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है या फिर बेहोश हो जाता है। ठीक है, और अगर ये धीरे धीरे हो रहा है तो सिम्टम लाइक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, सेंस ऑफ वेल बीइंग, डिप्रेशन। ठीक है, एपथेप्टिक लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विजुअल एंड ऑडिटरी इम्पायरमेंट, मतलब सुनने में और देखने में परेशानी भी हो सकती है। फिर है रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम पर ये सब प्रभाव पड़ा शरीर में। दूसरा है रिस्पिरेटरी सिस्टम पे,
हाइपरनिया फ्लोएड बाय एपनिया में भी लीड टू रिस्पायरेटरी फेल्यूर। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्वास गति भी कम हो जाता है और अच्छे से श्वास नहीं ले पाते हैं, रिस्पायरेटरी जो है वो फेल्योर हो जाता है। ठीक है, उस किसी कारण से रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन में दिक्कत आ जाती है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। फिर है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे प्रभाव डाला, नर्वस सिस्टम पे डाला और सीबीएस यानी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट, बीपी भी बढ़ा हुआ रहेगा और ब्लड फ्लो रेट में भी गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, साइनोसिस भी हो सकती है। लास्ट में साइनोसिस मतलब होता है पूरी तरह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बॉडी में नीलापन आ जाता है, नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, उस कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं। फिर जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या 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 दिक्कत आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। ठीक है, भूख की कमी इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या करता है, भोजन बनाता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर। ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीजन की मात्रा है ही कम है तो जो खाए हैं उससे मतलब वो दोबारा नया चीज बन ही नहीं रहा है, नया एनर्जी बन नहीं रहा है तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह में सूखापन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज एट हाई एल्टीट्यूड, गैस बनेगी पूरे शरीर में। ठीक है, ये सब है। जब शरीर में हाइपोक्सिया हो जाती है तो हमारे इन 4 जगहों में नुकसान पहुंचाती है, 4 सिस्टम में, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और जीआईटी ट्रैक में। ठीक है, जी। तो आज ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही पे समाप्त। और पढ़ाना है क्या मैम, यही रोक दे? नहीं, रोक दीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए अगली बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये 19-20 वाला है वहां के बाद हम फिर क्लासेस बंद कर रहे हैं। 21 को लास्ट में एक लेक्चर एक थोड़ा सा वो देंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम।